दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज हम लोग एनसीईआरटी फॉर ऑल के इस सीरीज में बात कर रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर। हम लोग समझेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या हैं, किस तरीके से भूआकृतिक जो प्रक्रम हैं वो पृथ्वी की सतह पे जो उच्चावचीय विभिन्नताएं हैं, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान हैं। तो इन सारे जो स्थलाकृतियाँ हैं, इन स्थलाकृतियों की स्थिति किस तरीके से पृथ्वी पे हुई है, किस तरीके से ये पृथ्वी पे बने हुए हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में जान चुके हैं और इसकी प्रॉपर्टी और अन्य आंतरिक संस्तरों में जो प्लेटों का संचलन है वह किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है, इस बात को भी हम पिछली क्लास में समझे थे। अब इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आंतरिक बल और बाह्य बल जो हैं, जो हमारी पृथ्वी लगातार क्या है, गतिमान अवस्था में है, स्थिर नहीं है, उस गतिशीलता के कारण क्या है और उस गतिशीलता की वजह से जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो शक्तियों और प्रक्रियाओं के कारण जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं पृथ्वी की सतह पे, तो वो क्यों हैं, वो किस तरीके से हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूगर्भिक प्रक्रियाएं। भूगर्भिक प्रक्रियाएं बेसिकली वो प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह को क्या करती हैं, विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत है, पठार है, घाटियां हैं, मैदान हैं, इन सब का निर्माण करने में, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस तरीके इन सब का निर्माण करने में कैसे सहायक हैं या किस तरीके से उनका निर्माण हो रहा है। पृथ्वी की भूगर्भिक क्रियाएं कैसे बाह्य क्रियाएं और आंतरिक क्रियाएं मिलकर निरंतर सक्रियता से जो हमारी सतह को बदल रहे हैं, सक्रियता से, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूआकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं या भूआकृतिक प्रक्रम इनको बोलते हैं। तो ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अंतर्जात होती हैं और बहिर्जात बल होती हैं, इन दोनों के संयोग से बनती है। पृथ्वी की यह सतह है, सतह से नीचे से जो यहाँ से जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से बाहर की ओर बल लगता है, इसको हम बोल रहे हैं अंतर्जात बल। और जो पृथ्वी के बाहर से जो बल लगता है बेसिकली, जिसमें जलवायविक कारक प्रमुख होते हैं, इसको हम बोलते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स, और इसको हम बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। तो ये आंतरिक शक्तियों के कारण ही क्या है, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी होती हैं, और बाह्य शक्तियों में क्या होते हैं, अपक्षय है, अपरदन है, परिवहन है, निक्षेपण है। तो ये सारे काम ये दो बल अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आंतरिक शक्तियाँ क्या करती हैं, निरंतर धरातल के जो भाग हैं उनको ऊपर उठाती रहती है। बेसिकली जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल लगते हैं, ये लगातार पृथ्वी की जो सतह है इसमें कहीं पे पर्वतों का निर्माण कहीं करती है, कहीं पे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करती है, कहीं पे पठारों का निर्माण कर रही है। तो ये सारे कौन कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल लग रहे हैं, उसको जिसको हम आंतरिक बल बोल रहे हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो बहिर्जनित बल हैं, जो बहिर्जात बल हैं, जो बाहर से बल लगते हैं, वो क्या करते हैं, उच्चावचों में आई इस भिन्नता को बराबर करने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई पर्वत बना, तो इस पर्वत पे जब हमारे बाह्य बल जो लगते हैं, जिसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, ठीक है, अनाच्छादन जिसको हम बोलते हैं, इस अनाच्छादन से यहाँ पे क्या होता है, अपक्षय होता है, चट्टानें अपनी जगह पर टूटती फूटती हैं। फिर इनका अपरदन होता है, वो टूटा फूटा मटेरियल यहाँ से हट जाता है। फिर परिवहन होता है, यहाँ से हटा के उसको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है और फिर नीचे जाके यहाँ पे निक्षेपित किया जाता है। तो अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और परिवहन और निक्षेपण की उससे क्या करता है, इस लगातार इस पर्वत को, ठीक है, ये जो ऊंचा नीचा भाग है, उच्चावचीय भाग है, इसको ये लगातार क्या करता रहता है, इसमें काट छाट करता रहता है और इसको क्या करता रहता है, समतल बनाने की कोशिश में लगातार पृथ्वी के बाह्य जो बल हैं वो लगातार ऐसा काम करते रहते हैं। लेकिन उच्चावचों में यह भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जात बल और अंतर्जात बल दोनों
दोनों विरोधात्मक कार्य करते हैं। अब विरोधात्मक कार्य का मतलब क्या है कि अंतर्जात बल क्या लगा रहा है, इसमें ऊबड़ खाबड़ पैदा करने के लिए बल लगा रहा है, और यह बल क्या लगा रहा है, यह लगातार इसको समतल करने के लिए काम कर रहा है। तो एक बल तो ऊबड़ खाबड़ बना रहा है और दूसरा बल क्या कर रहा है, समतल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी से क्या हो रहा है, विरोधात्मक काम चल रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो बहिर्जनित जो प्रक्रिया है, जो बहिर्जात बल हैं, जो पृथ्वी के बाह्य भागों से लगने वाले बल हैं, वो उच्चावचों में भिन्नता को कम करने में उतना सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनका जो वो है प्रभाव है, यह उतने तीव्र गति से नहीं होता जितनी तीव्र गति से आंतरिक बलों से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यह बाह्य बल क्या होते हैं, कम सफल हो पाते हैं, किसमें, समतल करने में कम सफलता इनको मिलती है। इसीलिए लगातार क्या रहते हैं, यहाँ पे भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पे लॉफ्टी हिल्स हैं, कहीं पे एकदम नैरो वैलीज हैं, कहीं पे गर्त हैं। तो ये सब अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के बीच में जो विरोधात्मक काम चल रहे हैं, इनकी वजह से हो रहा है। सामान्यतः हम आंतरिक बल को भू आकृति निर्माणक बल भी बोलते हैं और बहिर्जात बल को समतलकारी बल के रूप में जाना जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, यह प्रोसेस को जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह प्रोसेस दो तरीके से होती है। एक हो रही है आंतरिक जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरी हो रही है बाह्य जिसको हम बोल रहे हैं। आंतरिक प्रोसेस हो रही है और बाह्य प्रोसेस हो रही है, एक्सोजेनेटिक होती है। अब जो आंतरिक प्रोसेस है, इससे क्या होते हैं, जो पृथ्वी में प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, महाद्वीप और महासागर हैं। पृथ्वी में 3 श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, तो ये 3 जो श्रेणी के अलग अलग उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इसमें जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, इनको बनाता है कौन, अंतर्जात बलों से इनका निर्माण होता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर। जब महाद्वीप और महासागरों में क्या होता है, अलग अलग बल लगते हैं। ठीक है, जब महाद्वीप और महासागरों में, यहाँ पर कोई महाद्वीप है और कोई महासागर है, जब इनमें कोई काम होते हैं तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच का मतलब है रिलीफ। ठीक है, रिलीफ फैक्टर मीन्स वह ऊंचे नीचे स्थान, कहीं पर ऊंची पर्वत हैं और तो कहीं पर गहरी घाटियां, तो इसी को हम बोल रहे हैं उच्चावच। तो इनमें जब काम होता है, किसमें, महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जब आंतरिक बल कार्य करते हैं, और तो इन्हीं पे बनते हैं कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान। ठीक है, पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं। इनको हम बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। जब इनमें पर्वत, पठार और मैदानों में कौन काम करते हैं, बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल जब इन पे काम करते हैं तो ये कहीं पे क्या बनाती हैं, घाटियाँ। ठीक है, कहीं पे गर्त, कहीं पर जलप्रपात। तो इस तरीके से जब ये वहाँ पे अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, तो ये होते हैं थर्ड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग अंतर्जात बलों से जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं, तो इनमें जब बहिर्जात बल काम करते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं, जिसमें घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, जलप्रपात हैं और भी जो गर्त हैं, वो सारी चीज़ें काम करती हैं। अब क्या है, भू संचलन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो भू संचलन की प्रक्रिया है वह क्या है, उसको हम देखते हैं कि वह किस तरीके से काम कर रही है।
भूसंचलन की प्रक्रिया दो तरीके से काम कर रही है, एक तो आंतरिक भाग से बल लग रहे हैं और एक बाह्य भाग से लग रहे हैं। हम इनको आगे अलग अलग दोनों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस पूरे फ्लो चार्ट को समझते हैं। आंतरिक भाग से दो तरीके के बल लगते हैं, एक है आकस्मिक बल और एक दूसरा है पटल विरूपणी बल या गतियाँ जिसको बोलते हैं। आकस्मिक बल मीन्स जो बहुत सडन कहीं पे क्या कर रहे हैं, अकर हो रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ये क्या है, सडन है, एकदम से होने वाली स्थितियां हैं। ठीक है, एकदम से होने वाली स्थिति परिस्थितियां हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं आंतरिक बल और ये है पटल विरूपणी बल। आकस्मिक में ज्वालामुखी होता है और भूकंप होता है। हम लोगों ने इसको हम पिछली क्लास में बहुत तरीके से समझा है कि ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग पे प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे कहीं पे मैग्मा चैम्बर बनता है। मैग्मा चैम्बर से जब ऊपर की तरफ संवहनिक ऊर्जा तरंगें चलती हैं सतह की तरफ, तो अपने साथ मैग्मा को भी लाती हैं। अगर मैग्मा सतह को तोड़ के बाहर निकल जाता है तो वहीं पे क्या होता है, लावा। ठीक है, लावा पर्वत बनते हैं, लावा से निर्मित पठार बनते हैं, लावा से निर्मित मैदान बनते हैं, तो अलग अलग स्थलाकृति बनती हैं। किससे, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसकी वजह से। अब कहीं पर अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वह सतह को तोड़ रहा है या सतह पर बल लगा रहा है, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक की 3 मूवमेंट देखी थी, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। तो कहीं पे भी अगर ये तीनों में से कोई भी एक बल काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, भूकंप आना निश्चित है। तो वहाँ पर भूकंप की स्थितियाँ बनती हैं। उसके बाद है जो पटल विरूपणी, जिसको हम बोल रहे हैं, यह आराम से होता है, मंद गति से होता है। तो पटल विरूपणी दो तरीके से होता है, एक होता है महाद्वीप निर्माणकारी और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। महाद्वीप निर्माणकारी का मतलब यह बड़े स्तर पर काम कर रहा है। जो प्लेटें हैं पृथ्वी के, जो भूपटल पे अलग अलग प्लेटें हमने देखी पृथ्वी के सतह पे, वो दृढ़ भूखंडों को जिनको प्लेट बोला गया था। तो जो प्लेटों में क्या होता है, ऊपरी भूभिमुखी संचलन और अधोभिमुखी संचलन, जिसको हम उत्थान और धसान बोलते हैं। बेसिकली उत्थान कब होता है, जब आंतरिक भाग से बाहर की तरफ बल लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्थान होता है। और जहाँ से ये फैलती हैं यह संवहनिक ऊर्जा तरंगें और नीचे जाने का प्रयास करती हैं अगेन, तो यहाँ पे जहाँ पे नीचे की तरफ ये बल लगा रही हैं, यही बल क्या है, अधोमुखी बल है, जिसको हम धसान बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम धसान बोल रहे हैं। और जो यह है, जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम ऊपराभिमुखी, जिसको हम उत्थान बोलते हैं। ठीक है, तो उत्थान और धसान की स्थितियों से जो किसका, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण, महासागरीय तली का निर्माण हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कौन सा, महाद्वीप निर्माणकारी बल। तो उसमें दो तरीके के बल काम करते हैं, उत्थान और धसान। लेकिन अब जो पर्वत निर्माणकारी बल है, पर्वत निर्माणकारी में दो तरीके के बल काम करते हैं, एक है तनाव, दूसरा है संपीड़न। तनाव का मतलब क्या था, जब अपसारी गति हो रही थी। ठीक है, जब कौन सी गति होती थी, अपसारी गति प्लेट टेक्टोनिक की। और जब अभिसरण हो रहा था दो प्लेटों का, तो दो प्लेटों का अभिसरण में क्या हो रही थी, एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आ रही थी। तो ये क्या था, यहाँ पर बन रहे थे कौन से, बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था, जिसको हम विनाशकारी प्लेट सीमांत बोल रहे थे। और अपसारी को, जिसको हम संरचनात्मक प्लेट सीमांत बोल रहे थे। तो अपसरण का मतलब है जहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा, यहाँ से एक प्लेट दूसरी प्लेट, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे। अभिसरण, जिसको हम संपीड़न बोल रहे हैं, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो एक निकटवर्ती क्षेत्र को क्या करती हैं, दबाव डालती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संपीड़न बोल रहे हैं, कंप्रेशन बोल रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टेंशनल फोर्स, और ये है कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है,
ये कंप्रेशनल फोर्स है और ये टेंशनल फोर्स है। अब कहीं पर जब टेंशन उत्पन्न होती है तो वहाँ पर बनते हैं भ्रंश, वहाँ पर बनती हैं भ्रंश घाटियाँ, ठीक है। वहाँ पर आती है चटकन, वहाँ पर होते हैं भ्रंशन। तो भ्रंशन और चटकन से जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कहीं पे हमको हॉस्ट पर्वत देखने को मिलता है इस तरीके से, और कहीं पर हमको रिफ्ट वैली देखने को मिलती है इस तरीके से, एक वैली का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। कहीं पे ब्लॉक पर्वत देखने को मिलता है इस तरीके से। तो ये जो अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, यह किसकी वजह से होती हैं? भ्रंशन की वजह से, ठीक है। और दूसरा इसी में क्या होता है, चटकन, कि जब दो इस तरीके से अलग अलग दिशाओं की तरफ क्या लग रहा है, किसी चट्टान पर बल लग रहा है, तो इस क्षेत्र पर क्या आने लगते हैं, इस तरीके से चटकन आने लगती है, ठीक है। जो टूटने लगती है चट्टान, उसमें चटकन आने लगती है। उसी से फिर क्या होता है, उसी के सहारे अदर भ्रंशन क्रियाएं घटित होने लगती हैं। अब जो संपीड़न है, संपीड़न में दो तरीके के बल काम करते हैं। संपीड़न में भी एक को हम बोल रहे हैं समवलन और दूसरे को हम बोल रहे हैं वलन, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन आप लोगों ने सुना होगा, हिमालय है, आल्प्स है, एटलस है, रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये सब क्या हैं, वलित पर्वत हैं, बलन से, ठीक है, फोल्ड से निर्मित होने वाले ये क्या हैं, फोल्ड से निर्मित होने वाले पर्वत हैं। तो इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और इस निकटवर्ती क्षेत्र पर क्या डालती हैं, दबाव डालती हैं, जिससे इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, वलन उत्पन्न होते हैं। इसी से फिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। तो आंतरिक बल दो तरीके से काम कर रहा है, हमने देखा, एक है वह आकस्मिक तरीके से काम कर रहा है, एक है वो पटल विरूपण के रूप में काम कर रहा है। आकस्मिक के रूप में काम कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन ला रहा है। और अगर पटल विरूपण की हम बात करें तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक लंबे समय अंतराल के बाद, जो मानव अपने नग्न आँखों से हम जिसको महसूस नहीं कर रहे हैं, उस विरूपण को, उस बदलाव को हम बात कर रहे हैं पटल विरूपण की गतियाँ। अब जो आकस्मिक गतियाँ हो रही हैं, आकस्मिक गतियों में हम देख रहे हैं कि दो तरीके की गतियाँ हो रही हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। और जो पटल विरूपण में हम देखा कि महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी बल वहाँ पर काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल का ही दूसरा नाम है अनाच्छादन, जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसका लिंक भी आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, सब चीज़ों को मैंने अलग अलग कवर किया है। तो मैं सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इन चीज़ को अलग अलग भी समझ सकते हैं, वहाँ पर जाके अलग अलग इन तीनों मुद्दों पर, चारों मुद्दों पर आप लोग चीज़ें समझिएगा, ठीक है। तो अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, अनाच्छादन में दो तरीके यहाँ पर दे रहा है, अपक्षय और अपर्दन। बेसिकली इसमें निक्षेपण भी एक अलग प्रक्रिया है, तो अपक्षय अपर्दन को ही इसमें सम्मिलित करता है। तो अपक्षय अपर्दन, अपक्षय तीन तरीके का होता है। भौतिक अपक्षय, जिसमें भौतिक कारकों द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, दबाव द्वारा, बारिश के जल द्वारा, तो इससे जो भी बदलाव आते हैं पृथ्वी की सतह पर, उसको हम बोल रहे हैं भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। बारिश या जल की वजह से जो भी रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि इसमें जो भी चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन से चट्टानें अपने ही जगहों पर टूट फूट जाती हैं, अपनी ही जगहों पर जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं, दैट नोन एज अपक्षय। तो यही जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन जो भी देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं हम रासायनिक अपक्षय। तीसरा है जैविक अपक्षय, जो जैविक कारकों से टूटता है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलने लग गई तो वो वहाँ के स्थानीय संरचना को तोड़ने लगती है, तो इसी को हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। या कहीं पे कोई चारागाह क्षेत्र है, यहाँ पर पशु चरने जाते हैं, तो उनके खुरों से जो मिट्टी टूट जाती है और वहीं पे मिट्टी के चूरे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
जैविक अपक्ष है, या जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो पेड़ों की जड़ों से मिट्टी बाहर निकाल के, जब चूहा है, खरगोश है, गिलहरी है, तो वो यहाँ से मिट्टी बाहर निकाल के फेंक देते हैं और अपना यहाँ पर अपना बिल बना के रहने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। उसके बाद है अपर्दन। अपर्दन के 5 दूत हैं मेनली, जिसमें है नदी या बहता जल, भूमिगत जल, वायु, हिमानी और सागरीय जल। तो ये 5, इनको ही, इन पांचों को बोलते हैं 5 एजेंट ऑफ इरोजन। 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो इरोजन के ये 5 एजेंट आप याद करना। नदी है, भूमिगत जल है, ठीक है, रिवर हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, विंड हो गई, वायु, हिमानी हो गया ग्लेशियर, और सागरीय जल हो गया सी वेव्स। तो इन सब से मिलके बनती है जो अपर्दन के 5 एजेंट। तो अब आंतरिक प्रक्रियाएं बेसिकली जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ये भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, भूगर्भिक घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी के कहाँ से लगती हैं, आंतरिक भागों से लगती है। हमने देखा था पिछली क्लास में कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जिसको हम प्लास्टिक दुर्बलता मंडल बोल रहे थे, प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर जिसको हम बोल रहे थे, 100 से 200 किलोमीटर का वो जोन था, जहाँ पे क्या हो रही थी, LVZ लो वेलोसिटी का भी जो जोन था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्मा चैम्बर बन रहा था कहीं पे, ठीक है। मैग्मा चैम्बर मीन्स अत्यंत तापमान वाला बिंदु, जहाँ पे चट्टानें अपने पिघली हुई अवस्था में है, वहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा था। और जब मैग्मा वहाँ से बाहर निकल रहा था तो वो क्या कर रहा था, अगर पृथ्वी की सतह को तोड़ के बाहर निकल जा रहा था, तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, ज्वालामुखी क्रिया बोल रहे थे। और इसी से हमने देखा कि आग्नेय चट्टानों की निर्माण हुआ, लावा पठार, दक्कन का जो लावा का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, या और भी जो ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप हैं, पर्वत हैं या मैदान हैं, तो वो सब क्या हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं। ये सब क्या हो रही हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से लग रही हैं और सारी की सारी भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं। इसमें ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हैं, और जहाँ पर ज्वालामुखियों का उद्गार हो रहा है तो वहीं पर क्षेत्र टूट रहा है, तो वहीं पर हमको भूकंप क्या महसूस हो रहा है, तो वहीं पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है, सो एंड सो। तो ये प्रक्रियाएं क्या हैं, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण बलों से संचालित होती हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने देखा था, जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की तरफ जा रहे थे तो तापमान में वृद्धि हो रही थी 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर गहराई पे जाने पे। और यह वृद्धि के कारण भी हमने देखिए 2 कारण थे। एक तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में थे, यूरेनियम, थोरियम, बोरियम, लिथियम, ये सब, तो जब इनमें क्या हो रहा था, नाभिकीय विखंडन हो रहा था, तो नाभिकीय विखंडन की वजह से वहाँ पर तापमान बढ़ रहा था। और दूसरा तापमान बढ़ने का कारण क्या था, दूसरा बढ़ने का कारण था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे सतह से गहराई की ओर जा रहे थे तो ऊपरी परत का दबाव निचले परत के ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से निचले परत का तापमान क्या होने लग रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। अब इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, तो अचानक या जिसको हम आकस्मिक प्रक्रिया जिसको बोल रहे थे, तो उसमें 2 हैं, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप क्रिया। धीमी गति से या पटल विरूपण जिसको हम बोल रहे थे, उसकी वजह से जो हो रहा था, तो वहाँ पर वलन हो रहे थे, भ्रंशन हो रहे हैं, उत्थान हो रहा है, अवतलन हो रहा है, जिसको हम धसान भी बोल रहे हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, अपलिफ्टमेंट, सबसिस्टेंस। तो इससे अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हमको देखने को मिल रही हैं। कहीं पे मुड़ रही भूभाग ऊपर उठ रहा है, कहीं पे भूभाग धंस रहा है, जिसको हम ऊपर उठने को हम लोग बोल रहे हैं उत्थान, ठीक है। और नीचे जो धंस रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्थान हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रही हैं चट्टानें। यहाँ पे धसान हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे बलन हो रहा है, देखिए ये एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, बलन हो रहा है। इसको आप हम इस तरीके से समझते हैं
कि कहीं पर चट्टान इस तरीके से देखने को मिल रही है, इस तरीके से स्थिति हो रही है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, उत्थान बोल रहे हैं। कहीं पे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो चट्टानें इस तरीके से नीचे की तरफ धंस रही हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं अवतलन, या इसी को हम बोल रहे थे धसान। तो कहीं पे क्या हो रही है, ऐसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के सामने आ रही है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पर बल लगा रही है, तो ये संपीड़न बल से यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। कहीं पे क्या हो रही है कंडीशन, देखिए इस तरीके से ये एक चट्टान है, तो इस चट्टान में यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से इधर की तरफ बल लग रहा है, तो ये बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, चटकन देखने को मिल रही है। इन्हीं चटकनों में जब अन्य चीज़ें घटित हो रही हैं तो उसी से फिर कहीं पे क्या बन रहे हैं, ब्लॉक हॉस्ट माउंटेन बन रहा है, ठीक है, और कहीं पे रिफ्ट रैंप वैली बन रही है, भ्रंश घाटी जिसको बोल रहे हैं, कहीं पे रिफ्ट घाटी बन रही है, कहीं पे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, शांत ज्वालामुखी हैं। सो देयर आर सो मैनी लैंडस्केप और देयर आर सो मैनी रिलीफ फीचर्स वी कैन सी अंडर दिस। तो ये आंतरिक बलों की वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे घटित हो रही हैं, तो जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा चटकन, भ्रंशन, संवलन, वलन, जो स्थलाकृतियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे थे। अब बहिर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल वो बल हैं जो पृथ्वी के भौगोलिक घटना, जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट घटित हो रही हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर घटित हो रही हैं या उसके निकट घटित हो रही हैं, वही सभी प्रक्रियाएं क्या कहला रही हैं, उनको हम बोल रहे हैं बहिर्जात प्रक्रियाएं, या पृथ्वी के बाहर से जो प्रक्रियाएं होती हैं। बेसिकली इसमें वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल तीनों का सम्मिलित रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको, तो वही ऊर्जा से वो यहाँ पे समतलकारी बल लगातार काम करते रहते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर समतल बनाने के लिए क्या कह रहे हैं, विनाशकारी गतिविधियों के लिए ये क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। कौन सी, बहिर्जात बल, जिसमें हमने देखा अपक्षय है, जो चट्टानों का अपनी जगहों पे टूटना फूटना है, अपर्दन है, कटा हुआ पदार्थ वहाँ से हट जाता है तो उसको अपर्दन बोल रहे हैं। परिवहन है, वह जो हटा हुआ पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, वह परिवहन है। और फिर जो उसमें निक्षेपण है कि यहाँ की चट्टान को यहाँ से काट के कहीं दूसरी जगह पे यहाँ जाके इस तरीके से बिछा दिया और यहाँ पे एक अलग स्थलाकृति का निर्माण किया, तो इसी को हम बोल रहे हैं निक्षेपण। तो भूमि क्षरण का यह क्या बनती है, बेसिकली कारण बनती है। कौन सी, बहिर्जनित प्रक्रियाएं, क्योंकि लगातार मान लीजिए कहीं पर अंतर्जात बल ने एक घाटी का निर्माण कर दिया, इस तरीके से एक गर्त का निर्माण कर दिया, तो ये जो बहिर्जात प्रक्रिया हैं इसमें कहीं ना कहीं से गाद लाके या अवसाद लाके इसको भरने का काम करते रहती हैं। तो जब यह भर जाएगा तो यह समतल हो जाएगा, तो यहाँ की विषमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यही है बहिर्जात प्रक्रियाओं का कार्य। अब जैसे इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर अपक्षय हुआ, चीज़ें अपनी ही जगह पर टूटी फूटी, फिर अपक्षय, फिर वहाँ से क्या होगा, उनका डिटैचमेंट, यहाँ पर टूटी फूटी चट्टानें यहाँ से हट गई, ठीक है, डिटैचमेंट हो गया, जिसको हम अपर्दन बोल रहे हैं। चीज़ें टूट फूट के वहाँ से हटना, अपने मूल स्थान से हट जाना, अपने मूल स्थान पर ही टूटना, वो तो है अपक्षय, और जब अपने मूल स्थान से टूटे हुए मटेरियल का हट जाना वो है अपर्दन, ठीक है। और उसके बाद उसका वहाँ से दूसरी जगहों की तरफ जाना, उसको हम बोल रहे हैं परिवहन। और जब वो कहीं तीसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जा रही है, वहाँ पे एक नवीन संरचना का निर्माण कर रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, निक्षेपण की प्रक्रिया बोल रहे हैं। तो बहिर्जात प्रक्रियाएं बेसिकली अनाच्छादन जिसको हम बोल रहे हैं, तो अनाच्छादन दो तरीके से होता है, एक होता है स्थैतिक प्रक्रम और एक होता है गतिशील प्रक्रम। तो स्थैतिक प्रक्रम के अंतर्गत आता है अपक्षय, ठीक है, स्टैटिक प्रोसेस जो होती है उसके अंतर्गत सम्मिलित होता है अपक्षय। मीन्स अनाच्छादन की, अपक्षय क्या है, अनाच्छादन का स्थैतिक प्रक्रम है, जो अपने ही स्थान पे, मतलब अपर्दन का मतलब होता है अपने ही स्थान पे चीज़ों का टूट फूट जाना, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं अपक्षय। तो अपक्षय तीन तरीके का होता है, ठीक है।
तो 3 तरीके का अपक्षय होता है, जिसको हम भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, हमने इससे पहले बात भी की। तो 3 तरीके से अपक्षयित होता है। दूसरा होता है गतिशील प्रक्रम, जिसको डायनेमिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो डायनेमिक प्रोसेस 3 तरीके से होता है। अपरदन होता है मेन से चीज़ों का अपनी जगह से हटना। दूसरा है परिवहन, उस हटे हुए चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। तीसरा है निक्षेपण, कि जब यहाँ से अपरदित हुई मलबा जब कहीं दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर जाके जमा कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं निक्षेपण। तो इसके बाद जो बात है वो है बृहत संचलन, जिसको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मास मूवमेंट की बात है एनसीईआरटी में। तो मास मूवमेंट क्या है? बेसिकली एक ऐसी भूआकृतिक प्रक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। मास मूवमेंट कभी भी अपरदन के कारकों या अनाच्छादन के कारकों द्वारा नहीं होता। किसकी वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। किसी क्षेत्र की ग्रेविटी की वजह से या पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो पृथ्वी के अपना गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर जब यहाँ की चट्टान टूट के नीचे गिर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट बोलते हैं। बेसिकली यह कहता है कि यह प्रक्रिया हवा, जल, बर्फ द्वारा परिवहन से अलग है। ठीक है, उनसे जो परिवहन होता था, उनसे जो टूट के जो अनाच्छादन की प्रक्रिया हो रही थी, यह उससे टोटली क्या है? अलग है। क्योंकि अनाच्छादन की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण पर बेस न होकर किस पर बेस थी? जो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण में जो भी जिम्मेदार कारक थे उन पर निर्भर कर रही थी। लेकिन मास मूवमेंट में किस पर निर्भरता है? मास मूवमेंट बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित है। तो ये कहता है कि मास संचलन जो है, बृहत संचलन, अपक्षय या अपरदन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बल्कि यह क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली एक गति है जो पर्वतीय ढलानों पर तीव्रता से धीरे धीरे होती है। तो बहुत तेजी होती है या बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन एक बड़े भूखंड को उसके मेन प्लेस से दूसरी प्लेस पर हटा दिया जाता है। सेम इसी तरीके का होता है भूस्खलन। ठीक है, लैंडस्लाइड भी किसके अधीन होता है? ग्रेविटी और ढाल के अधीन। ठीक है, वहाँ के स्लोप के अधीन होता है। तो ग्रेविटी के अधीन जो होता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट, और जो जिसमें ग्रेविटी और स्लोप के अधीन जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड या भूस्खलन। इसके बाद जो हम थे, तो पृथ्वी का जो आंतरिक संचलन है और जो बाह्य संचलन है, जिसको हम सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं? हम भूगर्भिक या भूआकृतिक प्रक्रम जिसको हम बोल रहे हैं, इससे निर्माण होता है मृदा का। इसी से हमारे जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार ये जो बल हैं, बाह्य बल और आंतरिक बल, उन्हीं से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल क्या होती है? बेसिकली मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के टूटने से बनती है। और चट्टानें 2 वजह से टूटती हैं, आपको पता लग चुका है। तो चट्टानें टूटने के 2 कारण हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल और आंतरिक बल। मोस्ट ऑफ बाह्य बल से टूटती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टूटने को अपक्षय बोलते हैं। और टूटती 3 कारण से है। ठीक है, 3 जो हैं, एक को हम बोलते हैं भौतिक, दूसरे को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय, और तीसरे को हम बोल रहे हैं जैविक अपक्षय। इसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इन 3 अलग अलग जो हैं इनको आसानी से वहां पर समझ सकते हैं। तो जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं या जल की जो प्राप्ति होती है, जीवों को सहारा देती है कौन? मृदा। तो मृदा क्या होती है? पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जल प्रदान करती है और जीवों को सहारा देती है, और कई आवश्यक प्रक्रियाओं में मदद करती है, जैसे अपशिष्टों का अपघटन करने में, तत्वों का चक्रण करने में। तो इन सब मुद्दों में क्या करती है? मृदा
काम करती है। तो मृदा के बेसिकली अलग अलग संस्तर होते हैं, जिसको O, A, B, C, D इस तरीके से अलग अलग संस्तरों में मृदा को बांटा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे है जलवायु। जलवायु दो तरीके के काम करता है, एक तो भौतिक अपक्षय और दूसरा रासायनिक। ठीक हो गया। यहाँ ये किस पे प्रभाव डाल रहा है? आधारभूत जो चट्टान है, आधारभूत चट्टानों पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, दूसरा किस पे प्रभाव डाल रहा है? वनस्पति पे प्रभाव डालता है। कौन? जलवायु। और तीसरा आधारभूत चट्टानों पर रासायनिक परिवर्तनों से। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो रासायनिक परिवर्तनों से ही आधारभूत चट्टानों पे, यहाँ पे भी यही काम होता है। ठीक है, फिर जब इसके आधारभूत चट्टानों के कण क्या होते हैं? टूटेंगे, तो मृदा के कण बनते हैं, और यहाँ से आधारभूत चट्टानें जब टूटेंगी तो ये खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से वनस्पति में क्या होती है? ह्यूमस। तो देखिए, जलवायु का जब आधारभूत चट्टानों में भौतिक रूप से क्या होता है? अपक्षय होता है, तो मृदा के कणों में, मृदा कणों के रूप में मिलती है। जलवायु का जब वनस्पति के साथ कनेक्शन है तो ह्यूमस के रूप में, और जब रासायनिक अपक्षय होता है तो आधारभूत चट्टानों के रूप में। तो इन्हीं से सम्मिलित रूप से बनती है मृदा। ठीक है, तो मृदा के जो अलग अलग संस्तर हैं, जिनको हम बोल रहे हैं ओ स्तर, या जिसको हम O स्तर, A स्तर, B स्तर, C स्तर, इस तरीके से अलग अलग स्तर इसमें देखते हैं। तो जो सबसे ऊपर का स्तर है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमस स्तर। और यही स्पष्ट रूप से O1, जिसको हम जैविक स्तर और ह्यूमस स्तर के रूप में भी जानते हैं, इस वाले रीजन को, इसी को बोलते हैं बेसिकली सोलम स्तर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कौन सा स्तर? सोलम। सोलम का मतलब है जड़ स्तर। ठीक है, इन दो परतों को हम लोग सोलम स्तर के नाम से जानते हैं। मीन्स वनस्पति की जड़ आपको देखिए इसी स्तर तक देखने को मिल रही है। तो इसी स्तर तक अगर हमको वनस्पति की जड़ मिल रही है तो हमको सोलम स्तर यह कहलाता है। ठीक हो गया। फिर इससे नीचे चट्टानों के अलग हैं, जिसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले मिल रही है। उसके नीचे फिर मिनरल्स मटेरियल मिलता है, और उसके सबसे नीचे जिसको हम पेरेंटल रॉक बोलते हैं वह स्तर मिलता है। आधारभूत चट्टान वाला यह स्तर है। यहाँ पे अपक्षयित चट्टानों के कण मिलते हैं, यहाँ पे विनिक्षेप वाली जो है स्तर है, और यह स्तर को हम ओ स्तर को हम बोलते हैं सोलम स्तर। ठीक हो गया। अब मृदा के कंटेंट क्या क्या है, मृदा बनी कैसे है? मृदा में कई जो पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये जो गौण पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब बेसिकली क्या हैं? खनिज हैं। ठीक है, यह सब क्या हैं? खनिज तत्व हैं। तो मृदा में ये सारे खनिज तत्व मिलते हैं, जिनको हम पोषक तत्व के रूप में भी जानते हैं। तो इस हिसाब से पूरी एक मृदा में 25% वायु मिलती है। ठीक है, एयर है। 25% उसमें क्या होता है? वाटर होता है। 5% उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैविक तत्व, जैविक पदार्थ, और 45% के आसपास उसमें खनिज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए मृदा में क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो खनिजों का असंगठित समूह ही मृदा कहलाता है बेसिकली। ठीक है, चट्टानों का असंगठित समूह ही क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। तो जिसमें चट्टानी कण भूपटल के ऊपरी सतह पर असंगठित रूप से मिलते हैं। असंगठित का मतलब उनका कोई संगठन नहीं है। जब चट्टानी कणों का क्या होता है? मिनरल्स का जब संगठित समूह होता है तो वो होता है चट्टान। लेकिन जब पृथ्वी की सतह पे, ठीक है,
जो चट्टानों के कण हैं, जो ये खनिजों के कण हैं या चट्टानों के जो कण हैं, वो जब असंगठित रूप से मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ठीक है। अब मृदा फॉर्मिंग, मिट्टी बनने के ये जो 5 अलग अलग कारक हैं मृदा बनने के, वो मृदा बनने में कैसे सहायक हैं या किस तरीके से ये मृदा को बनाने में जिम्मेदार हैं, या इनकी जो मृदा निर्माण में इनका रोल है वह क्या है, उसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला बायोटा, जिसको हम जैविक तत्व बोल रहे हैं, जलवायु है, क्लाइमेट जिसको हम बोल रहे हैं, समय है, समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मृदा के निर्माण में। ठीक है। पेरेंटल रॉक है, जो वहाँ जो उसकी आधारभूत संरचना थी, आधारभूत जो रॉक थी, चट्टान थी, और वहाँ की स्थलाकृति। तो इन 5 चीज़ों से किसी क्षेत्र की मृदा में क्या होता है, किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण होता है। तो जलवायु किस तरीके से करती है कि जलवायु बेसिकली क्या करती है, भौतिक अपक्षय। आप लोगों को जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जलवायु क्या कर रही है, भौतिक अपक्षय कर रही है और रासायनिक अपक्षय कर रही है। ठीक है। रासायनिक और वनस्पति के साथ भी क्रिया कर रही है। ठीक है। भौतिक अपक्षय कर रही है, रासायनिक अपक्षय कर रही है, और वनस्पति के साथ भी क्या कर रही है, क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है। तो जब भौतिक अपक्षय कर रही है आधारभूत चट्टानों के साथ, तो मिट्टी के कण छोटे छोटे कणों में टूट जा रही है मिट्टी। जब वनस्पति के साथ कर रही है तो वनस्पति भी क्या करती है, छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और जब यह आधारभूत चट्टानों के साथ रासायनिक जो प्रक्रिया है उसमें जब भाग लेती है तो उससे खनिज या छोटे छोटे कणों में उसमें भी टूट जाती है, और फिर अल्टीमेटली मृदा का निर्माण होता है। आधारभूत पदार्थ क्या हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टियों का निर्माण होता है वहाँ के आधारभूत सेल, जिसको हम पेरेंटल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। आधारभूत चट्टान, आधारभूत चट्टान। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इग्नियस रॉक थी, आग्नेय सेल, तो जब इसमें क्या होता है, अपक्षय होता है इग्नियस रॉक में, तो यहाँ से क्या होंगे, मिट्टी के कण इग्नियस वाले ही तो होंगे, आग्नेय वाले ही तो कण होंगे। तो यहाँ पे कौन सी मृदा दिखेगी, काली। ठीक है। या लाल, काली, लाल या लेटेराइट। ठीक है। ये मिट्टी हमको देखने को यहाँ पे मिलेगी, आग्नेय सेल। अब यहीं पे यह अवसादी चट्टान होगी अगर, तो हमको अवसाद से जो भी मिलेंगे उस तरीके से कायांतरित सेल होगी, तो हमको उसी तरीके के मृदा देखने को मिलेगी। मेन से जो आधारभूत चट्टान है जिसको हम पेरेंटल रॉक बोल रहे हैं, पेरेंटल रॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही है जो हमको बता रही है कि मृदा किस तरीके से है। तो पेरेंटल रॉक का बहुत बड़ा रोल है। फिर है जैसे धरातलीय कारक, जिसको हम टोपोग्राफिकल चीज, जो टोपोग्राफी किसी क्षेत्र की है, तो टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, ढाल कैसा है, वह सब निर्भर कराता है किस पे, कि वहाँ की किस तरीके से वहाँ पे मृदा का निर्माण होगा। जैविक कारक हैं, जैविक कारकों में जैसे अगर कहीं पे जलवायु कंडीशन गर्म क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे ह्यूमस कम मिलेगा, क्योंकि जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मटेरियल है या डिग्रेडेशन ऑफ बायोटिक मटेरियल है वो बहुत क्विकली हो जाएगा। तो ये समय का रोल है। और जहाँ कहीं पर ठंडा होता है तो वहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ बायोटिक मटेरियल लेट में होगा, तो वहाँ पे हमको वहाँ पे ह्यूमस अधिक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो ठंडे क्षेत्र होते हैं या शीत क्षेत्र होते हैं, तो शीत क्षेत्रों में इसीलिए हमको चारनोजम और चेस्टनट जैसी मृदा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस अधिक है मिट्टी में। तो स्टेपी जो मिट्टी है यूरोप वाले रीजन में, तो वो हमको वहाँ पे इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वो क्या है, गर्म या ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ की मृदा में क्या है, ह्यूमस है। तो इस आधार पे अब अगर हम
मिट्टी की बनावट के आधार पर देखेंगे, पेरेंटल उसकी स्थिति के आधार पर देखेंगे, तो इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मृदा 3 तरीके की होती है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मृदा के भेद जिसको हम बोलते हैं, इसमें पहली होती है क्षेत्रीय मृदा जिसको हम बोलते हैं जोनल सॉइल, दूसरी होती है अक्षेत्रीय मृदा जिसको हम अजोनल बोलते हैं, अजोनल सॉइल, और तीसरी होती है अंतः क्षेत्रीय मृदा, अंतः क्षेत्रीय मृदा, तो इसको हम बोलते हैं इंट्राजोनल, इंट्राजोनल सॉइल। अब देखिए इसको समझते हैं, जो जोनल सॉइल क्या होता है, जोनल सॉइल। अब जोनल सॉइल क्या होती है, क्षेत्रीय मिट्टी का जो निर्माण होता है जब आधारभूत चट्टानों के क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण आधारभूत चट्टान के क्षेत्र में ही होता है, क्षेत्र में ही होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय मृदा बोलते हैं, जोनल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस मृदा के गुण क्या होते हैं, आधारभूत चट्टानी गुण होते हैं। ठीक है, आधारभूत चट्टानी गुण होते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को सब पहले समझा था कि अगर आग्नेय कोई चट्टान है, यहीं पे मिट्टी टूटी फूटी और यहीं पे मिट्टी बन गई, यहीं पे मिट्टी, बेसिकली ICMR, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बोलता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में 500 वर्ष लगते हैं। ठीक है, कौन कहता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मानना है कि किसी क्षेत्र में अगर 1 सेंटीमीटर मृदा बन रही है तो कम से कम उसको 500 साल वहाँ पे लगते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, उसी क्षेत्र में इस मृदा का निर्माण होता है जिस क्षेत्र में वह आधारभूत चट्टान है। तो वहीं पर अगर किसी मृदा का निर्माण हो रहा है तो ऑब्वियसली जो चट्टानी संरचना है उसी के साथ उसका वही उसके गुण होंगे। दूसरी होती है अजोनल, अजोनल सॉइल। अजोनल सॉइल का गुण क्या है, यह निक्षेपित मृदा है, बेसिकली यह निक्षेपित मृदा है। ठीक है, निक्षेपित मृदा का मतलब क्या है कि जो अपर्दन के कारक हैं, अपर्दन के कारकों द्वारा लाई गई मृदा होती है, गई। अब ये कहाँ बनेगी, अगर अपर्दन से बनी है तो ये कोई चट्टान है, मान लीजिए ये कोई चट्टान है, यहाँ पर अपक्षय हुआ, अपक्षय से यहाँ से चीज़ें टूटी, टूट के यहाँ से चीज़ें हटी, जिससे हटने को ही क्या बोला, अपर्दन। तो अपर्दन के जो कारक थे वो इसको यहाँ ले जाके इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, निक्षेपण। तो यहाँ पे निक्षेपण अगर किया तो यहाँ का रॉक मटेरियल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये मान लो A प्लेस था कोई और ये अब B प्लेस पे पहुँच गया है, तो यहाँ का रॉक मटेरियल कहाँ पहुँच गया है, B प्लेस पे पहुँच गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अजोनल, जो अपने क्षेत्र में जिसका निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि अपर्दन के जो कारक हैं, अपर्दन के जो दूत हैं,
अपरदन के पांच दूर जो एजेंट हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नदी है, भूमिगत जल है, वायु है, सागरीय तरंग है, ग्लेशियर हैं। तो उन्होंने वहाँ की मिट्टी को दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दिया, तो इसी से वह मिट्टी क्या कहलाई, अजोनल सॉइल कहलाई। तो वो वहाँ से हटा दी गई और दूसरी जगहों पे निक्षेपित कर दी गई। तो वहाँ पे चट्टानीय संरचनाओं के गुण नहीं मिलते हैं। तो जिसमें जैसे इसमें जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा है, लोएस है, जो चीन में लोएस का मैदान है वह, तो इस तरीके की मिट्टी इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। या पर्वतीय मृदा जो है, पर्वतीय मृदा है, तो वह भी इसी का क्या है, हिस्सा है। तो इसी को हम बोलते हैं अजोनल सॉइल। जो थर्ड है इंट्राजोनल, जिसको हम बोल रहे हैं इंट्राजोनल। इंट्राजोनल में क्या है, यह जो मिट्टी होती है इसका निर्माण क्षेत्रीय मिट्टी के क्षेत्रों में ही होता है। अतः यह क्या होती है, एक इस तरीके की मिट्टी होती है जिसका विकास रासायनिक ऋतुचरण से, या ठीक हो, जिसको रासायनिक हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, रासायनिक अपक्षय से, क्षेत्रीय मृदा क्षेत्र में उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसमें जैसे क्ले खनिज मिलते हैं, जिसके कारण इसकी क्या होती है, विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मेल नहीं खाती। ठीक है, यह इसकी भी जो विशेषता होती हैं आधारभूत चट्टानों से मेल नहीं खाती है। ठीक है, आधारभूत चट्टानों से इसकी विशेषता मेल नहीं खाती है, क्योंकि इसमें क्या हो चुका होता है, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, उसको रासायनिक रूप से वह बदलाव आ चुका होता है, उसमें केमिकल चेंजेस इसमें हो जाते हैं। तो इसमें जैसे लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा, ठीक है, या फिर जिसको हम चूना प्रधान मिट्टी बोलते हैं, चूना प्रधान मृदा है, पीट सॉइल जिसको हम बोलते हैं, वह इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, टेरारोसा एक मिट्टी है, टेरारोसा, तो यह मिट्टी इसके अंतर्गत आती है। मीन्स जिनमें क्या हो चुके हैं, रासायनिक गुण जिसमें बदल चुके हैं, उसी को हम बोलते हैं इंट्राजोनल सॉइल। तो इस आधार पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि सॉइल क्या है। सॉइल तीन तरीके की है, जोनल सॉइल, अजोनल सॉइल और इंट्राजोनल सॉइल। जो जोनल सॉइल ऐसी है जो आधारभूत चट्टानों ही क्षेत्र में जिसका निर्माण होता है। अजोनल सॉइल वो है जो एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर जिसका निक्षेपण किया जाता है। और इंट्राजोनल सॉइल वह है जिसका एक ही जो जोनल सॉइल है उसी क्षेत्र में उसका निर्माण होता है, लेकिन उसके रासायनिक जो गुण हैं वह बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके गुण पेरेंटल रॉक से मेल नहीं खाते हैं। तो होप आपको यह पूरा जो चैप्टर है वह समझ में आया होगा, और इससे आपके जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें बदलाव आया होगा। तो इससे आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो भू आकृतियाँ हैं, कहीं पर जो पर्वत बने हैं, जो कहीं पर पठार बने हैं, कहीं पर घाटियाँ बनी हैं, ठीक है, कहीं पर जलप्रपात बने हैं, कहीं पर लोएस का मैदान है, कहीं पर बरखान है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, नदी अपरदन या नदी के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का विकास हुआ, या जैसे हम देख रहे हैं पवन से किन किन क्षेत्रों का विकास हुआ, किन किन जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका विकास हुआ, सागरीय तरंगों से किसका हुआ, हिमानियों से किसका हुआ। तो इन सारे मुद्दों पर हम अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।